हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये एक स्पेशल और मोस्ट डिमांडेड वीडियो क्लास 9th का आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बच्चों, मैथमेटिक्स यानी कि गणित, इसी के एनुअल एग्जाम के लिए यानी कि फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि कल यानी कि 16 फरवरी 2026 को, चाहे आप मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चे हों या फिर इवनिंग शिफ्ट के, कल आपका जो मैथ का फाइनल एग्जाम है, एनुअल एग्जाम, वार्षिक पेपर, ये होने वाला है। ठीक है। तो आप सभी बच्चों की ना बहुत डिमांड आ रही थी कि सर जी आप हमें हमारे 16 तारीख के पेपर के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रैक्टिस पेपर है ना, ये प्रोवाइड करवा दीजिए। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। और जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताए जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर भी बताएंगे हम पेपर के अंदर, वो सारे क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सिलेक्टेड हैं और रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों, जहां से आपके फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, रिपीट भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। और बोनस पॉइंट ये है बच्चों कि ये जो वीडियो है ना, हिंदी मीडियम के साथ साथ जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए भी रहेगी। ठीक है। अगर मैं पेपर के पैटर्न की बात करूं तो सेम पेपर का पैटर्न ऑलमोस्ट आप सभी को पता होगा। खंड का जो रहेगा इसमें हमारे टोटल 20 एमसीक्यू होंगे। खंड खा के अंदर 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे, गा के अंदर 3 नंबर के, घा के अंदर 5 नंबर के। पांचवें खंड में 4 नंबर के हमारे जो है ना केस बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन होने वाले हैं। सेम इंग्लिश में सेक्शन ABCDE आपका ऐसे रहेगा। ओके। वीडियो अच्छी लगती है तो सारे बच्चे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप हमें अपना फीडबैक बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आप चाहें तो हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गई जरूरी बात। अब देखो, आपके फाइनल के एग्जाम के लिए जो भी PYQ हम आपको करवा रहे हैं, जो भी सैंपल पेपर करवा रहे हैं, जो भी प्रैक्टिस पेपर करवा रहे हैं, इन सभी की वीडियो आपको यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगी। तो आप सारे बच्चे, अगर कोई वीडियो मिस हो जाए, कोई लाइव सेशन मिस हो जाए, तो आप वहां से जाके देख लीजिएगा। ठीक है। और हाँ बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सारे बच्चों को मेरी तरफ से आपका जो कल पेपर होने वाला है उसके लिए विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। अच्छे से तैयारी कीजिए, और हमने तो ऑलरेडी करवाई रखी है और करवा रहे हैं प्रिपरेशन आपकी। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं प्रैक्टिस पेपर 1 को। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, आज की इस वीडियो का और इस पेपर का हमारा जो खंड ए है, ठीक है, खंड ए जिसमें टोटल 20 एमसीक्यू होंगे हमारे एक एक नंबर के, है ना। हिंदी में यहाँ पे रहा और इंग्लिश मीडियम में आप इसे यहाँ पे देख सकते हैं। देखो बच्चों, वैसे तो ना आपकी डिमांड ये थी कि सर जी आप हमें पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर दिखा दीजिए, हम उसे खुद से सॉल्व करना चाहते हैं, है ना, खुद से सॉल्व करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि आपको क्वेश्चन पेपर दिखाने के साथ साथ एकदम डायरेक्ट आंसर बताता हुआ चलूंगा। ठीक है। कि एंडिंग में आपका आंसर क्या आएगा, जिससे कि आपको पता चल जाए जब आप सॉल्व करो कि हाँ भाई आपका आंसर सही है या गलत है ना। इससे आपको अंदाजा लग जाया करेगा। तो चलो शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कहता है कि परिमेय संख्या 5/7 समतुल्य है। तो ये किसके समतुल्य है बच्चों? 5/7। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। किसके समतुल्य है? ये 10/14, क्योंकि 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, है ना। ऐसा कोई और मिल रहा है आपको? नहीं मिल रहा ना। हाँ बस फिर यही चीज है। उसके बाद एंड रेशनल नंबर 5/7 इज इक्विवेलेंट ऑफ, यहाँ पे 10/14 हो जाएगा। ठीक है। बहुपद px इक्वल में 2x + 5 के शून्यक हैं। तो इसमें से जो शून्यक निकलेंगे बच्चों वो होंगे आपके -5/2। कितना निकलेगा? -5/2 निकलेगा। द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल में 2x + 5 इज -5/2। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको मैं आंसर बताता हुआ चलूंगा, ताकि जब आप इसे पूरा सॉल्व करो ना तो आपको अच्छे से समझ में आए। अब जैसे तीसरा है, यदि a = 0 हो तो बहुपद ax² + bx + c का प्रकार क्या होगा? तो ये एक प्रकार का क्या होगा बच्चों? ये एक रैखिक समीकरण होगा। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे a देखो x² b है, फिर x, फिर यहाँ पे ओनली उस तरीके से लिखा हुआ है। तो ये क्या है बच्चों? ये एक लीनियर इक्वेशन है, द पॉलिनोमियल ऑफ टाइप, इस तरीके से, तो ये लीनियर हो जाएगा। फोर्थ है कि समीकरण y इक्वल में -x का ग्राफ किस बिंदु से होकर गुजरेगा? तो वो किस बिंदु से होकर गुजरेगा बच्चों? इसके दो आंसर निकल सकते हैं। ठीक है। एक तो आपका -1 निकल सकता है, एक 0 और 0 निकल सकता है। आप इसे सॉल्व कीजिएगा अपने हिसाब से और देखिएगा कि इसमें से क्या आंसर निकल सकता है कि थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट द ग्राफ ऑफ y इक्वल -x पासिस। ओके। किसी समीकरण का ग्राफ x अक्ष के समानांतर होगा। तो ये x अक्ष के समानांतर होगा यहाँ पे y2। क्या निकलेगा आंसर? इसका निकलेगा y2। ओके।
द ग्राफ ऑफ विच इक्वेशन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाई इक्वल में 2। प्रश्न नंबर है हमारा 6। अब इसमें पूछा गया है बच्चों, उस कोण का मान क्या होगा जो अपने संपूरक कोण से 32% कम हो। उस कोण का मान क्या होगा जो अपने संपूरक कोण से 32 कोण कम हो। तो बस इसको माइनस करो, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो कितना निकलेगा हमारा यहाँ पे आंसर आना चाहिए बच्चों इसका 74। कितना? 74 इसका आपका आंसर यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है, जब सॉल्व करोगे आप। संलग्न आकृति में एडी एक माध्यिका है, ठीक है, और ट्रायंगल बी एडी का मान है। तो जो हमारा ट्रायंगल नहीं कोण है ये, तो एंगल बी एडी का मान इसमें से क्या निकलेगा? तो मान निकलेगा बच्चों आपका 55 डिग्री। कितना? 55 डिग्री निकलेगा। अब कैसे निकलेगा तो वो तो आपको समझना पड़ेगा। 90 प्लस 55 प्लस 35 यानी कि 90, है ना, इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8वां। 8वें में कहा गया है किसी अर्धगोली की त्रिज्या r हो तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत ही सिंपल है बच्चों, 3 पाई आर स्क्वायर। अब कैसे इसका आंसर निकला है तो ये आपको समझना जरूरी हो जाएगा यहाँ पे। द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज r, देन इट्स टोटल सरफेस एरिया इज 3 पाई आर की स्क्वायर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो। 9वां प्रश्न कहता है त्रिभुज की भुजाएं 3, 4, 5 रेशो में है, अनुपात में है। यदि त्रिभुज का परिमाप है 36 सेंटीमीटर तो उसका एरिया क्या होगा? परिमाप है 36, तो इसका एरिया कितना निकलेगा बच्चों? ठीक है, एरिया कितना निकलेगा 9th के लिए? ये निकलेगा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आना चाहिए बच्चों? 54 सेंटीमीटर का स्क्वायर आना चाहिए। द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशो 3, 4, 5। इफ द पैरामीटर इज 36 देन द व्हाट इज द एरिया? 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, देखो मैं आंसर ना आपको इसीलिए बताता चल रहा हूं साथ में, ताकि जब आप इन एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर अपनी तरफ से लगाओ, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, तो आपको पता चल जाए कि आंसर कौन सा सही है ना, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो फिर। ठीक है, अब 10वां क्वेश्चन है। अच्छा, अगर आप लोग चाहते हो ना कि आपको मैं ये सारे आंसर स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन के साथ में समझाऊं, तो आपको पता है एक इंपॉर्टेंट कमेंट करना है। कौन सा कमेंट करना है? आपको सिर्फ ये कमेंट करना है कि 9th, ठीक है, 9th प्रैक्टिस पेपर सॉल्यूशन, ठीक है, 9th प्रैक्टिस पेपर सॉल्व 1 ये लिखना है। 9th प्रैक्टिस पेपर सॉल्व 1 ये लिखना है आपको, एक इंपॉर्टेंट कमेंट, है ना। जितने ज़्यादा कमेंट होंगे बच्चों उतनी जल्दी आपके लिए या तो मैं सॉल्यूशन का लाइव ले आऊँगा आपके लिए, या तो मैं आपके लिए एक वीडियो अपलोड कर दूंगा छोटी सी, जिसमें आपको सारे आंसर और अच्छे से समझा दिए जाएंगे। ठीक है, तो कमेंट करना बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से सारी सॉल्यूशन देखने लाइव में या फिर वीडियो में, तो वैसे आप कमेंट कर दो। ठीक, अब 10वां प्रश्न है 5 संख्याओं का माध्य है 30। यदि एक संख्या को निकाल दिया जाए तो नया माध्य 28 हो जाता है, तो वो संख्या क्या निकलती है? वो संख्या निकलेगी बच्चों हमारी 38। ठीक है, निकाली गई संख्या कितनी होगी? 38 यहां पे आंसर आएगा। ओके, अब यहां पे आता है हमारा अगला प्रश्न, जो कि है क्वेश्चन नंबर हमारा 11th। अब 11th में देखो क्या है बच्चों कि संलग्न आकृति में ओ वृत्त पर केंद्र है, ये वृत्त पे ओ केंद्र है, तो एंगल एसीबी का मान कितना निकलेगा? तो एंगल एसीबी निकलेगा बच्चों हमारा 40 डिग्री। कितना आना चाहिए? 40 डिग्री आना चाहिए। ओके, फिर यहाँ पे सेम इंग्लिश में देख लेंगे बच्चों। ये था आपका इन द गिवन फिगर इफ ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल द मेजर्स ऑफ ट्रायंगल एंगल एसीबी, यहाँ पे आएगा 40 डिग्री। ठीक है, अब है प्रश्न नंबर 12। √4, √3, √2 का स्क्वायर ये किसके बराबर होगा? ठीक है, ये किसके बराबर होगा बच्चों? तो ये 2 की पावर -6 इसके बराबर होगा। निम्न में से कौन सा अर्धवृत्त में बना कोण है बच्चों? तो अर्धवृत्त में जो कोण बनेगा वो हमेशा कितना डिग्री रहता है? याद रखिएगा 90 डिग्री का कोण रहता है अर्धवृत्त के अंदर। ठीक है, कितना रहता है? 90 डिग्री का कोण रहता है। ओके, वर्ग अंतराल 1900 वर्ग अंतराल 900 से 900 नहीं है 90 है, 90 से 120 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? इसका वर्ग चिन्ह क्या होगा बच्चों? तो वर्ग चिन्ह इनके बीच की वैल्यू होगी। अब बीच की वैल्यू कितनी है इनकी? टोटल 30 है, 30 की 15, 30 की आधी कर दो 15 यानी कि 105। कितना आएगा? 105। निम्न में से गोले के आयतन का सूत्र क्या है? तो गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है बच्चों? ये तो आप सभी को पता होगा, है ना। एक बार कमेंट करके बताओ मुझे, सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है। इसका आंसर आपको नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है। कमेंट करके बताओ, देखते हैं कितने बच्चों को पता है। सही होगा तो आपको मैं हार्ट दे दूंगा, वैसे अगर नहीं दे पाया तो भी अगर आपने सही किया ना तो बस सही है फिर। हाँ, तो यहाँ पे क्या है 105 हो जाएगा। इसका आंसर आपको कमेंट करना है।
अब आता है 16। 3 संरेखीय बिंदुओं से डैश रेखाएं खींची जा सकती हैं। 3 संरेखीय बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? केवल और केवल एक। ठीक है, 3 संरेखीय रेखाओं से कितनी? केवल एक रेखा खींची जा सकती है। द नंबर लाइन सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द 3 कोलिनियर पॉइंट्स ओनली 1। कितनी? ओनली 1। और 17 के लिए देखेंगे तो आंसर निकलेगा 96 आपका। ठीक है, तो 17 क्वेश्चन कहता है कि यदि एक चतुर्भुज की दो क्रमगत भुजाएं 3x - 6 x + 14 हो तब समचतुर्भुज का परिमाप कितना होगा? तो अभी आपको मैंने बताया कितना निकलेगा, 96। सॉल्व करके देखो इसको। 18वां, दी गई आकृति में एक आयत ABCD है ना, ये हमारा आयत है ना ABCD इस तरीके से। इसमें हमारा एंगल ADE हमारा यहाँ पे 30 दिया हुआ है और CEF हमारा 150 है। तो DEF क्या होगा? ठीक है, क्या DEF ये हमारा कितना होगा, ये वाला, ये हमें बताना है ना। तो DEF जो निकलेगा बच्चों, DEF वो भी निकलेगा हमारा 90। ठीक है, कितना निकलेगा DEF? ये निकलेगा हमारा 90, क्योंकि ट्रायंगल बन रहा है और ट्रायंगल में तो 90 बनता है फिर तो, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 18th का बच्चों, ये रहा आपका आंसर नंबर ए यानी कि 90। क्वेश्चन नंबर है हमारा 19th यानी कि 19 का विकथन कहता है कि एक बिंदु के माध्यम से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। क्या ये सही बात है? गलत। नहीं नहीं नहीं, ये सही है, ये सही बात है। एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, लेकिन ये कहना एक बिंदु से हम केवल 2 रेखाएं खींच सकते हैं, अरे ये तो अपने आप में गलत हो गया, है ना। तो इसके लिए सी होगा। गैर शून्य स्थिर बहुपद की डिग्री शून्य है। गैर शून्य स्थिर बहुपद की डिग्री शून्य है। ओके, दो पदों वाले बहुपद को द्विपद कहते हैं। तो एक तरफ तो डिग्री की बात की जा रही है, एक तरफ बहुपद की बात की जा रही है, द्विपद की बात की जा रही है। तो बातें दोनों सही हैं, लेकिन एक दूसरे से रिलेट नहीं करती हैं, व्याख्या नहीं है। ठीक है ना। तो 19 के लिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 20 के लिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अब फटाफट से शुरू करते हैं खंड नंबर बी। ठीक है, सेक्शन नंबर बी है हमारा, जिसे आप खंड नंबर बी भी कह सकते हैं। ये रहा, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ से शुरू होता है। अब 2 नंबर के क्वेश्चन में सबसे पहला है कि x का मान ज्ञात कीजिए यदि √3x इक्वल में 3⁻7 है। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारी कितनी निकलेगी? ठीक है, तो देखो x की वैल्यू आपको मैं बता दूं, x की वैल्यू निकलेगी आपकी 7। कितनी? x की वैल्यू निकलनी चाहिए आपकी 7, नहीं 7 × 12, हाँ ठीक है 14 आनेगा। ठीक है, x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए आपकी? 14 होनी चाहिए। अब ये जो है कि आपको जोड़ना है, तो जोड़ने के बाद आपका जो आंसर निकलेगा बच्चों वो होगा 5√3। ठीक है, 5√3। देखो वैसे तो आपको मैं सारा सॉल्व करके बताता, लेकिन डिमांड आपकी ही थी कि सर आप हमें प्रैक्टिस पेपर दे दो ताकि हम खुद से सॉल्व कर सकें, खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हैं। आपने बहुत सॉल्व करवा लिए हैं, अब हमारी बारी है ना। तो ये प्रैक्टिस पेपर है, बट आंसर आपको मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि जब आप इसको सॉल्व कर लें तो मिला सकें कि आंसर क्या है असलियत में, एकदम राइट आंसर। ओके, अब यहीं सेम इंग्लिश में देख लेंगे। x की वैल्यू हमारी आएगी 14 यहाँ पे, और ये 5√3 आएगा, है ना, यही था ना। हाँ चलो, अब आता है हमारा ये 22। इसमें कहा गया है कि x2 और y3 के लिए समीकरण 5x + 3py = 4a से p का मान निकालो। ठीक है, तो p की वैल्यू पता है कितनी निकलेगी बच्चों? p की वैल्यू निकलेगी आपकी 4a - 10/9, ये निकलेगी आपकी p की वैल्यू। ठीक है, कितनी? p इक्वल में 4a - 9/10, हट जाओ भाई, 10/9, ये निकलेगा आपका इसका आंसर। ठीक है, 22 का। अब 23 देखो बच्चों, 23 है कि बिना आलेख बनाए उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां समीकरण 5x + 2y = 10 के आलेख दोनों अक्षों को काटते हैं। तो आपका आंसर जो निकलना चाहिए, इसके 2 आंसर हैं, यानी कि 2 पॉइंट हैं। कौन कौन से? एक तो होगा आपका 0.5, ठीक है 0 और 5, और एक जो होगा वो रहेगा 2 और 0। ये 2 निकलेंगे आपके आंसर इसके 23 के। ठीक है ना, तो इस तरीके से याद कर लेना, बाकी मैंने आपको चीज़ें समझा दी हैं। अब इसी का 24 देखो बच्चों, सर इंग्लिश भी, हाँ हाँ इंग्लिश भी। इसके लिए 0.5 और दूसरा क्या था हमारा बच्चों? दूसरा था 2 और 0। ओके, अब आ जाओ अगले वाले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 24, दी गई आकृति में ए बी और सी डी दो सरल रेखाएं हैं जो बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। ओपी एक किरण है, तो एंगल एओडी में एओडी और एक्स की वैल्यू निकालो। किसकी किसकी?
AOD और x की वैल्यू। तो x बराबर जो निकलेगा बच्चों मैं बता देता हूँ, ये 32 डिग्री आना चाहिए आपका, ठीक है। और एंगल जो AOD है आपका, ये पता है कितना आना चाहिए, 140 आना चाहिए। वह कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरे कोण का 4 गुना हो, तो वो है यहाँ पे 72 डिग्री, ठीक है ना। इन सबको अब आप अच्छे से सॉल्व करो, आपके ये सारे आंसर निकलेंगे। ये अथवा वाले का है, ओके। और सेम इसी तरीके से आपका इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे देख सकते हैं, सारे क्वेश्चंस हैं, आंसर आपको मैंने बता ही रखे हैं ऑलरेडी। अब यहाँ पे हमारा आता है 25वां, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि उसकी भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, समबाहु की। तो कितना निकलेगा बच्चों इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको डायरेक्ट, आंसर निकलेगा 4√3, ठीक है ना। इसके लिए 25 के लिए 4√3 और ये निकलेगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, ओके। तो फाइंड द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज साइड्स आर 4 सेंटीमीटर। तो जैसे कि आपको मैंने अभी बताया हिंदी में, ये निकलेगा 4√3 सेंटीमीटर, ओके। तो यहाँ तक आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी, अच्छे से सॉल्व करके देखो और फिर बताओ मुझे सॉल्व कर पाते हो आप या नहीं। अब आता है खंड नंबर सी, यानी कि सेक्शन नंबर सी आ चुका है। 6 प्रश्न हमारे 3-3 नंबर के। तो क्वेश्चन 26 कहता है कि मान निकालिए 2 की पावर 38, 2 की पावर 37, 36। नीचे है 2 की पावर 39, 38, 37। यहाँ पे हमें वैल्यू निकालनी है। अब जब आप इसकी वैल्यू निकालें और इसको सॉल्व करें, तो आपका आंसर पता है कितना आना चाहिए बच्चों, बताऊं? हाँ बताओ सर। आंसर आना चाहिए 1/2, ठीक है। कितना आंसर आएगा, 1/2 आएगा जब आप इसको इवेल्युएट करेंगे, ठीक है। हट जा भाई, 1/2 ये आंसर आपका आना चाहिए, ठीक है। 27वां क्वेश्चन, ए का मान ज्ञात करो जब आपको 6/3/2 माइनस 2/3 दे रखा हो, इक्वल में 3/2 माइनस a/3 दे रखा हो। अब आपको यहाँ पे वैल्यू निकालनी है किसकी, ए की। तो ए की जो आपकी वैल्यू निकलनी चाहिए पूरा आंसर सॉल्व करने के बाद, ये आनी चाहिए a-2। कितना निकलना चाहिए, a-2 जो है ये आपका यहाँ पे आना चाहिए, ओके, ऐसे करके। फिर है 28। अब आपको गुणनखंड करने हैं, ये आपको दिया जा रहा है ना, आपको इसके करने हैं गुणनखंड 28 के। तो इसके गुणनखंड देखो मैं आपको बता देता हूँ, स्क्वायर में आपको मैं बता दे रहा हूँ। ये 8a प्लस में 6b का स्क्वायर है ना, 8a प्लस 6b का स्क्वायर, ये निकलना चाहिए आपका आंसर, है ना, इस तरीके से। या फिर अथवा वाला कर सकते हो कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल में 49 है, तो एक्स माइनस वाई 3 है, तो एक्स की क्यूब वाई की क्यूब की वैल्यू हमारी क्या निकलेगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो रहेगी बच्चों, ये निकलनी चाहिए 207। कितना आना चाहिए वैल्यू आंसर आपका, 207 आना चाहिए, है ना। सेम इसी तरीके से लिख लेंगे जब आप इसे फैक्टराइज करेंगे बच्चों, तो हमारा जो आंसर निकलना चाहिए वो होगा हमारा 8a प्लस 6b का स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट के बाद, और ये होना चाहिए 207। और जो हमारा 29वां क्वेश्चन है ना, इसका आंसर थोड़ा सा अटपटा है। p की पावर 8, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, p की पावर 8, ओके, माइनस में को और बड़ा लिखते हैं, माइनस में 1 में कितना आना चाहिए, q की पावर 8। ये आंसर आपका इस वाले के लिए आना चाहिए 29 के लिए, है ना। अगर हम इसको हिंदी में देखें तो क्या आना चाहिए आपका आंसर बच्चों, आंसर आना चाहिए p की, एक सेकेंड, p की पावर 8 माइनस 1 में q की पावर 8, ये आंसर आपका आना चाहिए यहाँ पे गुणनफल जब आप ज्ञात कर लेंगे, ओके। अथवा में है कि संलग्न चित्र में पी क्यू सर्वांग सम है आर एस के, तो एक्स और वाई निकालो। एक्स और समानांतर है बेसिकली पी क्यू और आर एस, तो यहाँ पे एक्स और वाई निकालो। तो आपको मैं बता देता हूँ फटाफट से, एक्स जो निकलेगा आपका, ये पता है कितना निकलेगा आपको, 55। वाई जो निकलेगा आपका, ये पता है कितना निकलेगा, ये निकलेगा 40, है ना, 40 निकलेगा। इसके बाद यहाँ पे आकृति आ जाती है आपकी ये वाली, जिसमें आपको अथवा करके दे रखा है। आपको यहाँ पे जो है ना क्यू आर पी ये निकालने हैं, ठीक है, पी क्यू आर ये सब निकालने हैं, ओके। तो इनमें से एक तो निकलेगा आपका 33, एक निकलेगा 57, एक निकलेगा 65। अब कैसे निकला है, कौन सा है, ये आपको खुद से इसको सॉल्व करके समझना होगा। आंसर मैंने आपको बता दिया क्या रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पे इंग्लिश में देख सकते हैं, मैंने आपको बता दिए हैं आपके दोनों के दोनों आंसर। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 31। एक त्रिभुज का परिमाप है 50 सेंटीमीटर,
इसकी एक भुजा वाले छोटी भुजा से 4 सेंटीमीटर लंबी है, वह तीसरी भुजा वाले सबसे छोटी भुजा की दोगुनों से 6 से भी कम है, 6 सेंटीमीटर कम है। तो त्रिभुज का एरिया निकालिए। ठीक है, त्रिभुज का एरिया निकालिए। तो आपको मैं बता देता हूँ। पहले तो आपकी भुजाएं निकलेंगी कितनी, 3 भुजाएं कितनी कितनी निकलेंगी, एक निकलेगी 13, ठीक है, एक निकलेगी आपकी 17, एक निकलेगी आपकी 20, और टोटल इसका जो एरिया निकलेगा, टोटल एरिया 1096 सेंटीमीटर का स्क्वायर, इसके लगभग मान लीजिए आप, ये निकलेगा आपका 31 का आंसर। ठीक है, 31 का कितना निकलेगा बच्चों, जैसा कि आपको मैंने अभी बताया, 13 एक भुजा निकलेगी, दूसरी 17 निकलेगी, ओके, और तीसरी भुजा आपकी निकलेगी 20, और टोटल एरिया जो निकलेगा वो निकलेगा 109, ओके, 0.6 सेंटीमीटर इस तरीके से, ओके, स्क्वायर में। अब आता है 32 यानी कि अब हम शुरू करने वाले हैं बच्चों अपना खंड नंबर डी है, ये 5वां खंड है। 4 ही प्रश्न है 5-5 नंबर के, जो कि काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेंगे। तो आओ बच्चों इनको सॉल्व कर लेते हैं। 32वां कहता है कि यदि x+4 बहुपद x की क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 14x+20 का गुणनखंड है, तो शेष गुणनखंड भी निकालिए। तो शेष गुणनखंड भी निकालिए। तो यहाँ पे देखो मेनली जो निकलेंगे आपके आंसर में वो आपको मैं बता देता हूँ। आंसर में निकलेगा आपका x-3, ठीक है, और एक निकलेगा x-2, ये आपका आंसर निकलेगा। और बाकी जो भी गुणनखंड आप प्राप्त करेंगे वो तो आपकी संख्याओं पे डिपेंड करते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये आपका आंसर इस तरीके से हो जाएगा x-3 और x-2 करके, ठीक है। 33 देखो, समांतर चतुर्भुज, ठीक है, 33 कहता है, अच्छा इसका आंसर तो खैर आपको खुद से बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। आकृति है आपकी ये रही आपकी आकृति, और इसका आंसर आपको खुद से बनाना पड़ेगा, और ये रही आपकी दूसरी वाली आकृति, ओके। और ऐसे ही 34 जो है इसके लिए आपको प्रूव करना है, लेकिन अथवा वाले का आंसर आपको मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। अथवा वाला जो है इसका राइट आंसर जो निकलेगा, यहाँ पे हमें एंगल सी भी बताना है, तो ये 30 डिग्री आएगा हमारा, कितना, 30 डिग्री आएगा, बस ये ध्यान रख लो। अब कैसे निकालना है तो वो आप फॉर्मूला वगैरह अपना पुट कीजिए जैसे भी है, ओके। इसी तरीके से आपको मैं 33 इंग्लिश में दिखा दे रहा हूँ, है ना, और यहाँ पे भी दिखा दिया है। इसका आंसर जो है ना आपको मैंने बता रखा है, ठीक है, ये रहे सब, और हाँ ये देखो, सेक्शन डी कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स, ठीक है, ये आपको मैंने बता ही दिया है पहले ही, इसका भी आंसर आपको मैंने बता दिया है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 35। तो 35वां प्रश्न कहता है, देखो ठीक है, ये रहा देखो हमारा 35वां प्रश्न, है ना। अब देखो इसमें क्या क्या कहा गया है। एक अर्धगोलाकार कटोरे को 20 रुपए प्रति 100 वर्ग मीटर की लागत से अंदर रंगना है। रंगाई का कुल खर्च 30 रुपए 80 पैसे है। तो ज्ञात करें कटोरे का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, कटोरे के अंदर मौजूद हवा का आयतन। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और हवा का आयतन आपको निकालना है ना। तो जहां तक मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द बच्चों को इसका आंसर आता होगा, है ना। एक बार जल्दी से आप सभी सोचो, फिर आपको मैं इसका आंसर बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 35, है ना। तो देखो भाई सिंपल सा है, इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलना चाहिए आपका, ये अराउंड निकलना चाहिए 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और सेंटीमीटर में नहीं मीटर में आएगा, दरअसल मीटर में दे रखा है ना मैं, तो मीटर में आएगा, वर्ग मीटर में, वर्ग मीटर यानी कि m का स्क्वायर। और इसका जो आयतन निकलना चाहिए वो अराउंड 251.5 मीटर में निकलना चाहिए, ठीक है, 5 मीटर की क्यूब में, ठीक है, आयतन क्योंकि क्यूब में निकलता है आयतन, ओके। सेम इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम में आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, और आंसर क्या निकलेगा मैंने आपको बता दिया, है ना। अब देखो यहाँ पे अब आता है हमारा अगला प्रश्न, जो कि है प्रश्न अब तो खंड आ गया पूरा का पूरा नया, ठीक है। खंड नंबर ई हमारा यहाँ से शुरू हो चुका है बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आओ देखें 36 है, एक वन महोत्सव सप्ताह में 25 स्कूलों के द्वारा 50-50 वृक्ष लगाए गए। एक महीने के बाद उन स्कूलों में जीवित वृक्षों की संख्या निम्नलिखित है। ये कुछ संख्याएं हैं जो वृक्षों की जीवित हैं। अब आपको करना ये है कि वर्ग माप 5 का उपयोग करते हुए बारंबारता सारणी बनाइए, है ना।
अब बारंबारता सारणी जैसे भी आप इसको देख के बनाएंगे तो अब वो वैसे आपको बनानी होगी। इसमें एक तो आपको वर्गमाप लेना होगा, ठीक है ना, 0 से 5, ठीक है, फिर 5 से 10, लेकिन यहाँ पे सबसे छोटी संख्या कितनी है, 15 है ना। तो आप सीधा वर्गमाप ले सकते हैं 15 से 20, ठीक है, 20 से 25, और जितना जितना आया उस हिसाब से आप टैली मार्क्स करते जाएंगे और एक तरफ काउंट नंबरिंग यानी कि काउंटिंग करते जाएंगे, है ना। तो ऐसे आपको मिल जाएगा 2 नंबर। या फिर दिए गए आंकड़ों का परिसर ज्ञात करो, तो इन आंकड़ों में से आपका जो परिसर निकलेगा 27 आएगा। अगर आप सारणी नहीं बनाते परिसर बताते हैं तो 27 आना चाहिए। कितने विद्यालयों में 35 से 40 के बीच पौधे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ कितने विद्यालय निकलेंगे यहाँ पे, ओनली 2 विद्यालय। किस वर्ग की बारंबारता न्यूनतम है, तो सबसे कम बारंबारता किसकी है बच्चों, 15 से 20 की होगी रही आपके आंसर के अंदर, और 35 से 40 की होगी। ये बारंबारता बहुत ही कम है इन दोनों में, ठीक है ना। तो सेम इंग्लिश में देख लेंगे बच्चों, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा इजीली, है ना। ये आपको बारंबारता बनानी है इसके माध्यम से। आंसर की अगर मैं बात कर लूँ तो ये तो आपको अपने हिसाब से करना होगा। इसका 27 आंसर रहेगा, ठीक है, ये हमारा 2 रहेगा। और जो थर्ड वाला क्वेश्चन है इसका आंसर रहेगा आपका 15 20, ठीक है, एक तो ये, और इसी के साथ में हमारा 35 एंड 40, ये 2 आंसर हमारे यहाँ पे रहेंगे बच्चों, ठीक है। अब है प्रश्न नंबर हमारा 37 है बच्चों कि रितेश ने कक्षा में प्रवेश करने के लिए दरवाजों को 43 के कोण तक खोला, एंगल तक खोला। विद्यालय में आधी छुट्टी के दौरान कक्षा में बाहर जाने के लिए रितेश ने दरवाजे को 72 डिग्री के कोण तक खोला। आधी छुट्टी के बाद कक्षा में प्रवेश करने के लिए उसने 40 डिग्री के कोण पर दरवाजे खोले। दरवाजे की लंबाई है 80 सेंटीमीटर। तो पहला चित्र दरवाजे की लंबाई, दूसरे चित्र में दरवाजे की लंबाई, फिर तीसरे चित्र में। अब दरवाजे को खोलने पर बनने वाला त्रिभुज का प्रकार क्या है जब दरवाजा खोला जा रहा है ना। तो ये जो त्रिभुज आप देख रहे हैं PQR, CAB और XYZ, ये सभी एक ही तरीके के हैं जो कि हैं समद्विबाहु। मैं लिख देता हूं समद्विबाहु, ये है हमारे समद्विबाहु त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है इन त्रिभुजों में से कौन सा सर्वांगसम है बच्चों। तो सर्वांगसम की बात करें तो PQR, मैं लिख देता हूं PQR एंगल करके, एंगल नहीं त्रिभुज बोला गया ना तो त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज PQR और त्रिभुज XYZ, इसके, अरे एन नहीं है Z है, ठीक है, इस तरीके से ये सर्वांगसम है। उसके बाद में है त्रिभुज ABC में सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, तो सबसे बड़ी भुजा जो है वो, एक सेकंड, एंगल P की माप क्या होगी, तो बच्चों एंगल जो P रहेगा इसकी माप निकलेगी आपकी 68.5 लिख लो, या फिर 68 1/2 लिख लो, ऐसे करके दोनों में से कैसे भी आपको लिखना होगा, ठीक है ना, इस तरीके से। फिर यहाँ पे दिया गया कि कौन बड़ा है, तो इसमें BC भुजा हमारी बड़ी होगी, ऐसे करके। और सेम यही चीज़ें बच्चों आपको यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में दे रखी हैं। क्वेश्चन के आंसर आपको मैंने बता ही दी हैं पहले ही, बाकी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ठीक है। अब है प्रश्न नंबर 38 में है बच्चों कि MNQ, हाँ MNQ, विद्यालय गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा की सुविधा प्रदान करते हैं। एक शहर की नगरपालिका ऐसा ही विद्यालय अपने शहर के एक आयताकार प्लाट यानी कि ABCD पर खोलना चाहती है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यह प्लाट अमर सिंह का था, जो कि इसे नया त्रिभुजाकार प्लॉट PQR से बदलने को तैयार है, जो शहर से बाहर है। तो दी गई जानकारी और आकृति के आधार पर आपको प्रश्न के उत्तर देने हैं। ये रहे आपके प्रश्न। अब यहाँ पे प्रश्न है C से C के निर्देशांक लिखो। यहाँ पे जो C है बच्चों, इसके निर्देशांक अगर आप देखेंगे तो 8 और 8 आपके निर्देशांक आएंगे। C जो है हमारा ये रहा, ठीक है ना, 8 8 दिख रहा है ना आपको सीधा सीधा। फिर है बच्चों हमारा यहाँ पे कि बिंदु C की X अक्ष से लंबवत दूरी ज्ञात करो, ठीक है। तो बिंदु C जो है लंबवत दूरी 8 ही रहेगी इसकी, है ना, प्लस की 8। उसके बाद D से Y अक्ष पर बने लंब के बाद निर्देशांक ज्ञात करो। तो निर्देशांक बनेंगे 0 और 8, और फिर सबसे आखिर में BC की लंबाई कितनी होगी, 3 यूनिट। B और C की लंबाई 3 निकलेगी, ओके। सेम यही आपका यहाँ पे ये हो जाएगा। और सारे के सारे आंसर अगर आपसे मैं बताऊं तो आंसर आपको मैंने बता रखे हैं ऑलरेडी, जो भी हैं सारे के सारे, ठीक है बच्चों। तो मेनली आपके लिए जो एक पेपर था वो मैंने आपको बता दिया है। सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मैंने बताए हैं अच्छे से, ताकि जब आप इसे सॉल्व करें तो आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको ये पेपर मैं आपको खुद सॉल्व करवाऊं, वो भी वीडियो में,
या फिर लाइव आकर, तो आप मुझे कमेंट कर दो। जैसा कि मैंने आपसे बोला है पहले भी, आपको कमेंट करना है 9th प्रैक्टिस मैथ या फिर 9th मैथ प्रैक्टिस पेपर, हाँ ये ठीक है, 9th मैथ प्रैक्टिस सॉल्व लाइव, ठीक है, 9th प्रैक्टिस सॉल्व लाइव। इस तरीके से आप मुझे जो है ना मैसेज कर दो, 1 भी लिखना लास्ट में, ताकि मुझे पता चल जाए कि प्रैक्टिस पेपर 1 का आप सॉल्यूशन चाहते हो। ओके, तो बस यही थी बच्चों आज की वीडियो। आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अब आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें बच्चों। आपके लाइक हमें बहुत मोटिवेट करते हैं ऐसे काम करते रहने को, मेहनत करते रहने को। तो लाइक करें जरूर, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इसको देख सके, अपने एग्जाम की तैयारी कर सकें। बाकी बच्चों मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सारे बच्चे पढ़ते रहो, एग्जाम की तैयारी करते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।